नमस्कार दोस्तों, मैं अंजित यादव आपका यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो यूपी स्पेशल जो समान अध्ययन की सीरीज चल रही है, आज का जो हमारा क्लास है भाग 4 है। और इसके पहले हमने 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन नंबर तक हमने भाग 3 1 2 3 पार्ट में कराया हुआ है। अगर आपको वो हमारे पार्ट देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए अपने हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और जो आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, हमने 1 से लेकर 80 तक हमने उसमें पार्ट 1 2 3 में कराया हुआ है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां से उसको आप देखिए। उसमें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे और काफी आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? देखिए, आपके एग्जाम में जो प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है उसमें जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वहां से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पुराने ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक, सबसे पुराना जो है आपका ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद हम इसको अर्थवेद को मानते हैं, है ना, वाद का वेद। ठीक है, सबसे बाद का वेद माना जाता है। और सामवेद को हम इसको संगीत का वेद मानते हैं, संगीत वेद। ठीक है, क्योंकि जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद क्या है, ये यज्ञ के कार्य कर्म कांड से संबंधित होता है यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ के कर्म कांड से संबंधित होता है ये। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कुंडग्राम में हुआ था या वैशाली में या मगध में या पाटलिपुत्र में? इसका सही आंसर आप बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली या मगध या फिर पाटलिपुत्र में? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर मैं आपको प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो वहां से मैं बता दूं। चलिए ठीक है, प्राचीन इतिहास में जो आपका महावीर स्वामी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया, तो आपके प्राचीन इतिहास के सिलेबस में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के पूछ लेते हैं, या तो वो महावीर स्वामी के बारे में, या बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में, या फिर उनकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप भी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे आते हैं। और हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो पत्थर की पट्टियों पर, सिक्कों पर, मुहरों पर या फिर स्तंभों पर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्तंभों पर। अच्छा, आपको पता होगा मौर्य काल में एक ऐसा शासक था जिसके पहली बार जो लिपि है वो उसके स्तंभों पर खोजे गए हैं या मिले हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा शासक था जिसने अपना जो साम्राज्य के बारे में जो उसको वर्णन किया था या फिर जो भी उसके शिक्षाएं थी वो अपने लिपि के माध्यम से वो स्तंभों पर लिखवाया था, तो उसका नाम था अशोक। ठीक है, अशोक, समझ रहे हैं? क्योंकि अशोक ही ऐसा शासक था, इसके अगर देखेंगे आप तो 14 जो इसके शिलालेख हैं ये उसकी पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं इसके शासन व्यवस्था के बारे में। इसके टाइम में जो समाज था वो कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, इसके टाइम में जो मौर्य प्रशासन था वो किस तरीके से चल रहा था। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसका जो शिलालेख है 14 में सब शामिल किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा जो क्वेश्चन है 84 नंबर है कि जो जिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है, जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो आंसर दीजिए आप लोग भी। श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, या फिर चंबा और स्पीति को, या कलिपांग और लहासा को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर और लेह को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
और हमारा 85 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर, गोविंद सागर, प्रतापगढ़ या फिर बैकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर झील सबसे बड़ी झील है, मानव निर्मित झील, याद रखिएगा। 86 पे आते हैं हम। 86 नंबर क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। ये वियना में है, सिडनी, जिनेवा या फिर वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वियना। ठीक है, वियना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग जल्दी से, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1965, 1969, 1971 या फिर 1976। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा 1969 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, किस प्रकार की मृदा होती है ऊंचे क्षेत्रों में? यानी पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमको आप बताइए। पहले हम ऑप्शन देखते हैं, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या फिर संतुलित। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, आइए 89 क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा को के संगम पर नगर स्थित है? रुद्रप्रयाग है या फिर देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? चाय, रबड़, कहवा, ईख। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ईख। ईख मतलब गन्ना। ठीक है, 91, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? इंदिरा सागर बांध, टिहरी बांध या फिर मेटूर बांध या फिर कोन्या बांध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टिहरी बांध। ठीक है, चलिए अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? सिक्किम का है कि अरुणाचल प्रदेश का या फिर झारखंड का या नागालैंड का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो अपातनी जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 93 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक, चलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को, क्वेश्चन कट रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? पृथ्वी, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अरुण। ठीक, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। हम 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। और जो हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? किसमें निहित है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में या फिर नाभिकीय विखंडन में या फिर नाभिकीय संलयन या फिर तापनीय उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गाडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 96 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? जॉर्डन, सीरिया, तुर्की या फिर लेबनान। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, फटाफट फटाफट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। ठीक है, क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। सुनामी का मुख्य कारण पूछ रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही है, ज्वालामुखी, चक्रवात,
समुद्री सतह पर भूकंप या फिर चंद्रमा का आकर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि 98 जो हमारा क्वेश्चन है, पाड़ा यानी क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर है, या फिर मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव, या घास की पशुशाला, या फिर किर्गिज का टेंट। तो क्राल बात कर रहे हैं, ये तो क्राल जो होता है ये मसाई चरगाहे का घर कहा जाता है। ठीक है, क्राल। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और मेलबर्न में, या फिर पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स में, या पर्थ और सिडनी, या फिर पर्थ और कालगू राइस में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्थ और सिडनी। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो इसका जो ऑप्शन है देखते हैं, उष्णकटिबंधीय होता है, या फिर शीतोष्ण मानसूनी विषुवतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। समुद्र में वही वृष्टि भूमि कहलाती है, जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक, या फिर द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बढ़िए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मूर देश का यात्री अपना तूता किसके शासक काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, या फिर मोहम्मद गजनवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वेरी गुड। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? सती प्रथा, जौहर प्रथा, या फिर बाल विवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जौहर प्रथा, राजपूतों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1570, या फिर 1518, या 1581, या फिर 1582। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1582। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर वारेन हेस्टिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया था। ठीक है, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, इतमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? वेलेजली ने, या फिर वारेन हेस्टिंग ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डॉफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद, फिर या फिर देशवत चंद्रसेन, या राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। ठीक है, 100 नंबर 8 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1886 में, या फिर 1887 में, या फिर 1888 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हमारा 109 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, या फिर बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने, या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 110 यानी 110। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या फिर सी राजगोपालचारी, या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वेरी गुड। 111 क्वेश्चन नंबर है,
चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1965 में, या 1971, या फिर 1972, या फिर 1973? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग, क्या होगा? शिमला समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972। ठीक है, आगे बढ़िए। 112 नंबर क्वेश्चन। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, कैलोरी, केल्विन? इसमें से क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का पूछ रहे हैं। ठीक है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, या फिर सॉलिसिटर जनरल, या विधि विभाग का महासचिव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? हो जाए महाधिवक्ता। ठीक है, अगर हम भारत सरकार का बात करेंगे सबसे उच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय लेता है, वह है क्या है? हमेशा स्थिर रहती है, या फिर गर्मी में अधिकतम होती है, या सर्दी में अधिकतम होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर्दी में अधिकतम होती है। ठीक बात। 115 नंबर क्वेश्चन। रकाब यानी स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहां पाई जाती है? तो अंगुलियों में, या फिर नाक, कान, अंगूठा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? अंगुली होगा, नाक होगा, कान होगा, फिर अंगूठा होगा? प्यास बहुत लग रहा है गर्मी में। चलिए, तो रकाब स्टेपी हड्डी मानव शरीर में कहां पाई जाती है? अंगुलियों में, नाक, कान, अंगूठा? क्या होगा इसका आंसर? कान में। ठीक है, और जो स्टेपी है कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक बात। चलिए, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? इसका आंसर आप लोग बताइए, कितना होता है? 180/30 यानी 180/30 होता है, या फिर 120/80, या फिर 140/90, या फिर 140/100 यानी 100? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 120। ठीक है, और 80, यानी मैक्सिमम आप देखेंगे तो 120, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 80। हाँ, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं, या फिर हर्पिटोलॉजी, या फिर मेलकोलॉजी, या अनिर्थोलॉजी? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनिर्थोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया? पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडिस द्वारा, एनीफिलिस द्वारा, या फिर घरेलू मक्खी द्वारा, या फिर क्यूलेक्स मच्छर द्वारा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एडिस द्वारा पित्त ज्वर संचारित किया जाता है। लाइकेन के बारे में पूछ रहे हैं कि लाइकेन क्या है निम्न में से? शेक यानी लाइकेन क्या होता है? लाइकेन परजीवी होता है, कि अपघटक होता है, या फिर सहजीवी होता है, या रसायन स्वपोषी होता है? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो लाइकेन होता है वो होता है आपका सहजीवी। ठीक है, सहजीवी होता है लाइकेन। अच्छा, जो लाइकेन होता है इसका सहजीवन किसके किसके साथ होता है, हमको ये बताइए। तो इसका जो सहजीवन होता है लाइकेन का, कवक और शैवाल के साथ होता है। ठीक है, कवक और शैवाल के साथ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान, या फिर क्रिप्स मिशन, या अगस्त ऑफर, या फिर कैबिनेट मिशन? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर विधि मंत्री द्वारा?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक बात। चलिए आगे आते हैं हम 122 पे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, या फिर धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हड़ताल का अधिकार। ठीक है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को या उसका डैश है। यानी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगर उसका निर्णय किया जाता है, उनके बीच में अगर विवाद होता है तो वो उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत में आता है, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, क्या प्रारंभिक अधिकार होगा, या फिर पुनर्वाचिक अधिकार होगा, या परामर्श अधिकार होगा, या फिर बहुमुखी अधिकार होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, उनके विवादों की। एक बात याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव का जो विवाद होता है इसका जो निपटारा किसके अंतर्गत किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है। तो उसमें उच्चतम न्यायालय को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें से उस ऑप्शन में से वो अधिकार कौन सा है? फिर से ऑप्शन बोलते हैं हम, देखते हैं प्रारंभिक अधिकार होगा, या फिर पुनर्वादिक अधिकार, या परामर्श अधिकार, या फिर बहुमुखी अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्वादिक अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 124 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से हड़प्पा कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदहुदड़ो, सौगौड़ा, कोटडीजी, या फिर देसलपुर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोहगौड़ा। एक्चुअली अगर देखेंगे तो जो सोहगौड़ा है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, सोहगौड़ा से कुछ जैसे अनाज के भंडार वहां पर मिले हैं मौर्य काल में। तो सोहगौड़ा का जो संबंध सोहगौड़ा का यह मौर्य काल से संबंधित है। बाकी आपका चंदहुदड़ो, कोटडीजी ये सब मौर्य काल से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोहगौड़ा। ठीक बात। चलिए 125 पे हम आगे। त्यागवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, या फिर जैन धर्म का, या फिर वैष्णव धर्म का? सही आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म का। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पे हम आगे। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था, या फिर सामानों की कुर्की, या कारावास, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मौर्य काल में जो लोग टैक्स छिपाते थे, चोरी करते थे टैक्स की, उसे क्या सजा दी जाती थी? मौर्य काल में उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड, जो कर की टैक्स की चोरी करता था ना, सीधे मृत्यु दंड। समझ रहे हैं? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? सर्वप्रथम लोक निर्माण की बात ये बोल रहा है, और इसका सही आंसर आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन हम आते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध था, या खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर बताइए इसका क्या होगा। और ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि जैसे उपाधियों समझ किस शासक ने कौन सी उपाधि ली थी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, यानी वो जिहाद का उपाधि भी लिया था। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, या फिर औरंगजेब? समझ रहे हैं? तो इसका जो आत्मकथा लिखा गया था वह मुगल बादशाहों के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस ऑप्शन में करेक्शन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो
बाबर ने भी लिखा था, है ना, और जहांगीर ने भी लिखा था। तो इस ऐसे क्वेश्चन पे बवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा करेक्शन हो गया, यहाँ पे जहांगीर नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे शाहजहां होता, तब जाकर ऑप्शन आपका बाबर होता, या फिर बाबर नहीं होता तो आपका यहाँ पर जहांगीर देना चाहिए था, तो जहांगीर हो जाता। तो याद रखिएगा, दो ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जहांगीर और बाबर ने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारी वीडियो को काफी अच्छे से देख रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि ये जो वीडियो है और ज़्यादा बच्चों को, जो बच्चे यूपीपी के लिए लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप लोग वीडियो देखिए, उसके सारा देखने के बाद आप लोग कमेंट भी जरूर किया करिए कि आप अगर कोई हमें सुझाव भी देना चाहते हैं इस हमारे क्लास से संबंधित, तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं बिल्कुल। और आपका जो सुझाव है उसे पूरी तरीके से हम अपने अमल में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, प्लीज आप वैसे ही करिए। आप उसमें थोड़ा सा भी ढिलवाही नहीं बरतिए। अगर आप थोड़ा सा भी ढिलवाही बरतेंगे तो आपकी जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, वो आपसे दूर चला जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको अपने सपने तक पहुंचना, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप थके हों, आप हरे हों, किसी भी परिस्थिति में आप वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। आप ऐसे ही, अगर ठीक है नहीं पढ़ने का आपका मन करता है, आपको लगता है कि थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं, आप थके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप तुरंत अपना जो पढ़ाई है, अपना जो तैयारी है, उसको आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि देखिए, आप लाइफ में ना कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें कॉन्स्टिटेंसी बहुत जरूरी है, स्थिरता बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्थिर होकर काम करेंगे तभी आपको उसका जो बेनिफिट है, जो रिजल्ट है, आपको लंबे टाइम के बाद मिलेगा। ठीक बात। तो याद रखिएगा, आप ऐसे ही डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, और आपके साथ हम पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। तो फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। तो आपकी जो आज की क्लास है, आज हमने जो भाग 4 है, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। हम आपसे फिर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा पार्ट 5 है, उसमें मिलेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आपको देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।